नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आर डी है और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल धोडे आर विजन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक खूबसूरत साउथ कोरियन फिल्म 20वीं सदी की लड़की की कहानी समझाने जा रही हूँ। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी, जिसमें लीड रोल में हैं ब्योंग वू सॉक और फीमेल लीड में हैं किम यू जुंग। अगर रेटिंग की बात करें तो IMDb पर इस फिल्म को 7.4/10 की रेटिंग मिली है। ये फिल्म एक धीमी लेकिन भावनात्मक रोमांटिक शैली से जुड़ी हुई है। अगर आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है और उस प्यार का इंतजार समय की हर सीमा को पार करके किया है, तो ये कहानी खास तौर पर आपके लिए है। ये फिल्म आपके दिल को छू जाएगी और लंबे समय तक आपके मन में बसी रहेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की फिल्म। फिल्म की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड बोरा को देखते हैं। उसके पिताजी को अमेरिका से एक चिट्ठी मिलती है और वे बोरा से उसके बारे में पूछते हैं। उसी समय बोरा एक डबिंग स्टूडियो में होती है। उसके पिताजी उस चिट्ठी की तस्वीर लेकर उसे फोन पर भेजते हैं और पूछते हैं, क्या तुम किसी विदेशी को डेट कर रही हो? बोरा वह तस्वीर देखकर मुस्कुराती है और यहीं से कहानी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है, साल 1999 में। अब हम बोरा को एक चंचल और जिंदादिल स्कूल गर्ल के रूप में देखते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त योन-डू की मुलाकात अपनी माँ की बुटीक में एक लड़के से होती है। योन-डू को उसके स्कूल ब्लेजर पर लिखा नाम दिखाई देता है, ह्यून-जिन, और शैमको बोरा को यह सब बताती है। योन-डू कहती है कि उसे पहली नज़र में ही उस लड़के से प्यार हो गया और यह भी बताती है कि वह लड़का उनके ही स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुआ था। बोरा, जो एक सच्ची और सपोर्टिव दोस्त है, योन-डू से कहती है, तुम अमेरिका जाओ, अपना हार्ट सर्जरी करवाओ। मैं यहाँ रहूंगी, उस लड़के पर नजर रखूंगी और तुम्हें ईमेल करके सब कुछ बताती रहूंगी। योन-डू बोरा को बताती है कि उसने उस लड़के को एक खास सड़क पर देखा था, जो शायद उसका स्कूल बस पकड़ने का रास्ता हो सकता है। इसलिए बोरा अपना स्कूल जाने का रास्ता बदल देती है ताकि वह ह्यून-जिन को ढूंढ सके और उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सके। स्कूल बस में एक अनजान लड़का बोरा को बैठने के लिए सीट ऑफर करता है। बोरा उसके ब्लेजर पर लिखा नाम देखती है, ह्यून-जिन। वो मुस्कुरा उठती है, सोचती है कि शायद यही वो लड़का है जिससे उसकी बेस्ट फ्रेंड योन-डू को प्यार हुआ था। इसके बाद बोरा स्कूल में उस लड़के का पीछा करने और उस पर नजर रखने लगती है। वो उसकी हाइट, जूते का साइज, पसंदीदा ड्रिंक्स और यहाँ तक कि वो किन दोस्तों के साथ घुलता मिलता है, सब कुछ नोट करती है। हर दिन वो ये सारी अपडेट्स योन-डू को अमेरिका में ईमेल करके भेजती रहती है। बोरा एक दिन योन-डू को ईमेल में लिखती है, वो काफी पॉपुलर है, लेकिन चिंता मत करो, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस एक बेस्ट फ्रेंड के साथ ही रहता है। उसका नाम है वून हो। अगले सीन में ह्यून-जिन फुटबॉल खेलते वक्त घायल हो जाता है और स्कूल के नर्सिंग रूम में जाता है। बोरा चोरी छिपे उसका पीछा करती है और पलंग के नीचे छिप जाती है। वहीं से वह ह्यून-जिन और वून हो की बातचीत सुनती है। वे ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन करने की बात करते हैं और वून हो कहता है कि क्लब ऐसे लोगों की तलाश में है जिन्हें आवाज और डबिंग में दिलचस्पी हो। बोरा तुरंत योन-डू को ईमेल भेजती है, मैं कुछ भी करके इस क्लब में सेलेक्ट हो जाऊंगी। आखिरकार बोरा क्लब में चुन ली जाती है, लेकिन ह्यून-जिन किसी और ब्रॉडकास्टिंग क्लब में चला जाता है। फिर भी बोरा खुश होती है क्योंकि वून हो, ह्यून-जिन का सबसे करीबी दोस्त, उसी क्लब में होता है जिसमें बोरा शामिल हुई है। अब बोरा वून हो से दोस्ती करने की कोशिश करने लगती है, इस उम्मीद में कि यह दोस्ती उसे ह्यून-जिन के और करीब ले आएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यून-जिन एक पेजर का इस्तेमाल कर रहा है और बोरा बहुत मेहनत करती है उसका पेजर नंबर पता करने के लिए। वो उसके नंबर की शुरुआती कुछ संख्याएं तो पता कर लेती है, लेकिन पूरा नंबर नहीं मिल पाता। उसी रात बोरा फोन बुक खंगालती है और हर उस नंबर पर कॉल करने लगती है जो उन्हीं अंकों से शुरू होता है। कई कोशिशों के बाद आखिरकार उसका कॉल ह्यून-जिन से जुड़ जाता है। बोरा एक ऑनलाइन सर्वे का बहाना बनाकर उससे कुछ जानकारी इकट्ठा करने लगती है, लेकिन जैसे ही वह उससे उसका पेजर नंबर पूछती है,
ह्यूनजिन अचानक कहता है। बोरा बोरा डर जाती है, तुरंत कॉल काट देती है और घबराहट में वहां से भाग जाती है। अगले दिन ब्रॉडकास्ट क्लब रूम में वूनहो बोरा से सवाल करता है, वो रात वाली कॉल तुमने ही की थी, है ना? काफी इनकार करने के बाद बोरा मान जाती है और वूनहो से गुजारिश करती है कि वह किसी को न बताए। वूनहो मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वो कहता है, तुम्हारे घर का वीडियो रेंटल शॉप है ना? तो मुझे एक एडल्ट मूवी 18+ की कैसेट लाकर दो। बोरा मान जाती है, अपने पापा की दुकान से चोरी छिपे वो टेप निकालती है और अगले दिन स्कूल ले आती है। लेकिन उसी दिन स्कूल में अचानक बैग चेकिंग होती है और बोरा पकड़ी जाती है। सजा के तौर पर उसे बाकी लड़कियों के साथ क्लासरूम के बाहर घुटनों के बल बैठना पड़ता है। तभी अचानक वूनहो आता है। बोरा के हाथ से वो डीवीडी चुपचाप ले लेता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लेकिन बोरा को उसका ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता और उसे वूनहो पर गुस्सा आता है। इसके बाद एक प्यारा ट्विस्ट आता है। वूनहो बोरा की मदद करता है और ह्यूनजिन को उसके शॉप पर लेकर आता है। यही मौका होता है जब बोरा को ह्यूनजिन का असली पेजर नंबर मिल जाता है। बोरा बहुत खुश होकर यह नंबर योनडू को बताती है। योनडू अस्पताल के बेड पर लेटी होती है, लेकिन खुशी से भर जाती है और ह्यूनजिन को अपने पेजर पर एक वॉइस मैसेज भी भेज देती है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि बोरा और वूनहो अक्सर बिल्ली और कुत्ते की तरह लड़ते रहते हैं, लेकिन इन्हीं मज़ेदार झगड़ों के बीच और धीरे धीरे वो एक दूसरे की ओर खींचने लगते हैं। अगले सीन में ह्यूनजिन को एक झगड़े में फंसते हुए दिखाया जाता है। एक लड़की जो एक लोकल स्कूल के गैंगस्टर की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, ह्यूनजिन से अपने प्यार का इजहार कर देती है। ये बात उस गैंगस्टर तक पहुंचती है और कुछ लड़के ह्यूनजिन से भिड़ने आ जाते हैं। हालात बिगड़ने लगते हैं। तभी बोरा बीच में कूदकर ह्यूनजिन की मदद करती है। वो और वूनहो दोनों मिलकर ह्यूनजिन को वहां से निकालते हैं और बड़ी मुश्किल से उस स्थिति से बचते हैं। लेकिन इस भाग-दौड़ में बोरा के पैर में चोट लग जाती है। बाद में जब बोरा के पिताजी उसे अस्पताल से घर ले जा रहे होते हैं, वो कहते हैं, ये मत बताना माँ को कि ये सब लड़ाई में हुआ। मैंने तुम्हें तायक्वांडो सिखाया था, अपनी रक्षा के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं। इसके बाद एक बेहद इमोशनल मोड आता है। ह्यूनजिन अब बोरा केओ लाइक करने लगा है। वह एक कैफे में, जहां वूनहो पार्ट टाइम काम करता है, बोरा से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन बोरा उसे मना कर देती है। वो मजाकिया और बचकाने बहाने देकर जल्दी से कैफे से निकल जाती है। ये पल सभी के लिए कन्फ्यूजन से भरा होता है। बाद में वूनहो बोरा के पास जाता है, उसके पैर की पट्टी बदलने में मदद करता है। बातों बातों में वूनहो पूछता है, मुझे लगा तुम्हें ह्यूनजिन पसंद है। बोरा जवाब देती है, मैं उसमें इंटरेस्टेड थी, लेकिन किसी को पसंद करना और बात है। वो फिर योनडू को ईमेल करने का सोचती है कि शायद ह्यूनजिन प्ले बॉय टाइप का है, लेकिन फिर सोचती है कि ऐसा लिखना योनडू को दुख पहुंचा सकता है, इसलिए वो मेल नहीं भेजती। अगले दिन वे सभी स्कूल ट्रिप पर जाते हैं। बोरा योनडू के लिए जूस खरीदती है, पर उसके पास पैसों की कमी होती है। उस समय ह्यूनजिन मदद करता है, लेकिन बोरा उसके प्रति आभारी होने की बजाय उससे बहस करती है। वह स्पष्ट रूप से कहती है, हम सिर्फ क्लासमेट हैं और मैं तुम्हें कभी डेट नहीं करूंगी। इधर वूनहो दूर से उन्हें देखता रहता है। हर बार जब वह बोरा को ह्यूनजिन के साथ देखता है, उसे ईर्ष्या और थोड़ा दिल टूटने जैसा महसूस होता है। रात में रूम चेकिंग के बाद कुछ लड़कियां छुपकर शराब पीती हैं और बोरा भी ज़रूरत से ज़्यादा पी लेती है। कुछ लड़के उनकी बियर के डब्बे बालकनी से चोरी कर लेते हैं, तो बोरा उन्हें लौट आने के लिए लड़कों वाले फ्लोर पर जाती है, लेकिन गलती से किसी और कमरे की घंटी बजा देती है। सडनली वूनहो दरवाज़ा खोलता है और उसे पूरी तरह नशे में देखता है। अचानक स्कूल का टीचर सरप्राइज नाइट चेक के लिए आ जाता है। वूनहो जल्दी से बोरा को छुपा लेता है और उसे बचा लेता है। अगली सुबह सभी लड़कियां हैंगओवर से जूझ रही होती हैं और सज़ा के तौर पर उन्हें बीच साफ करने का काम मिलता है। इस दौरान वूनहो बोरा को हैंगओवर ड्रिंक देता है। यहाँ साफ दिखता है, बोरा और वूनहो धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं।
उनका चिढ़ाना और मजाक अब एक नर्म खूबसूरत कनेक्शन में बदलने लगता है। उस रात बोरा योंडू को ईमेल करती है, तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें कुछ बहुत ही खास बताना चाहती हूँ। सेमेस्टर खत्म होते होते स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। एक बारिश भरी शाम वून हो बोरा के परिवार की वीडियो शॉप पर आता है और बताता है कि छुट्टियों में वह क्रॉस स्ट्रीट शो रूम में पार्ट टाइम काम करेगा। समय बीतने के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि बोरा और वून हो एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खोते जा रहे हैं। अगले सीन में वून हो एक रात बोरा से मिलता है और उसे चुपचाप एक वॉक पर ले जाता है जहां उसकी बचपन की यादें बसी हैं। वह कहता है, न्यूजीलैंड जाने से पहले मेरा परिवार और मैं यहाँ रहते थे और मेरे पापा और मैंने मिलकर यह पीच का पेड़ लगाया था। वह प्यार से पूछता है, तुम हमेशा अपने छोटे भाई से क्यों गुस्सा होती हो? बोरा हंसकर जवाब देती है, तुम्हें नहीं पता कि छोटे भाई कितने अजीब हो सकते हैं? वून हो मुस्कुराता है और कहता है, मेरा भी छोटे भाई है। वह अब 5 साल का है। जब हमारे मम्मी पापा का तलाक हुआ था तब मेरी माँ उसे लेकर न्यूजीलैंड चली गई। मैं अपने पापा के साथ कोरिया वापस आ गया था। फिर वह उन पीच के पेड़ों से 2 पीच तोड़ता है। बोरा उन्हें खुशी खुशी खाती है, उनकी मीठास और इस खूबसूरत पल दोनों का आनंद लेते हुए। उस रात बाद में जब वून हो बोरा को घर छोड़ता है तभी बोरा शर्माते हुए पूछती है, इस शनिवार मूवी देखने क्या तुम चलोगे मेरा साथ? वून हो तुरंत जवाब नहीं देता। बोरा थोड़ी हिचकिचाहट में कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम व्यस्त हो तो मैं समझती हूं। जैसे ही वह टर्न करती है वून हो धीरे से उसका हाथ पकड़ता है, उसे पीछे खींचता है और बोरा को किस कर लेता है। फिर एक प्यारी मुस्कान के साथ वो कहता है, मूवी डेट पर मिलते हैं। और फिर वो चला जाता है। बोरा वहीं खड़ी रह जाती है, हैरान, शर्माई हुई और खुशी से भरी हुई। ये उसका पहला किस होता है और वो भी उस लड़के के साथ जिससे वो सच्चा प्यार करती है। उस रात वो योंडू को एक ईमेल लिखती है, मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया है। वून हो से अगले कुछ दृश्यों में हम उनके रिश्ते को खिलते हुए देखते हैं। छोटे छोटे लेकिन प्यारे लम्हों में उनकी आंखों में वो चमक, मूवी डेट का बेसब्री से इंतजार और एक दूसरे के पास होने पर दिल की धड़कनों का तेज हो जाना। ये वही मासूम, कोमल और दिल को छू लेने वाला पहला प्यार होता है जिसे कोई कभी नहीं भूलता। अगले सीन में बोरा अपने मूवी डेट के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसके पास पहनने के लिए कुछ खास नहीं है। खुद को खास दिखाने की चाह में वो एक नया आउटफिट खरीदने निकलती है। रास्ते में उसकी मुलाकात ह्यून जिन से होती है, जो मजाक मजाक में उसे आइसक्रीम पार्लर चलने को कहता है। वहां पहुंचकर बोरा हैरान रह जाती है क्योंकि वहां वून हो भी काम कर रहा होता है। अचानक से माहौल हल्का फुल्का और मजेदार हो जाता है, लेकिन उसमें हल्की सी टेंशन भी होती है। दोनों लड़के बोरा में दिलचस्पी रखते हैं और चुपचाप एक दूसरे से उसकी अटेंशन के लिए टकराने लगते हैं। और तभी कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेने लगती है। योंडू, बोरा की सबसे प्यारी दोस्त, आखिरकार यूएस से लौट आई है। हार्ट सर्जरी सफल रही और अब वो फिर से बोरा से मिल रही है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखती हैं, भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। वे गले लगकर रो पड़ती हैं, खुशी के आंसू, एक सच्ची दोस्ती की झलक। ये मिलन दिल को छू लेने वाला होता है। बोरा योंडू को ह्यून जिन और वून हो से मिलवाती है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन तभी कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जब योंडू और बोरा बोरा के घर लौटती हैं और एक साथ बैठी होती हैं, योंडू अचानक कहती है, आइसक्रीम शॉप की यूनिफॉर्म में ह्यून जिन बहुत अच्छा लग रहा था, वो वहां कब से काम कर रहा है। बोरा कुछ सेकंड के लिए सन्न रह जाती है, फिर जल्दी से उसे टोकती है, रुको, जो यूनिफॉर्म में था वो वून हो था, ह्यून जिन नहीं। ह्यून जिन तो ग्रे स्कूल यूनिफॉर्म में था।
अब यॉन्डू थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो एक पुरानी फोटो निकालती है जो बोरा ने उसे अमेरिका में भेजी थी, तीनों की साथ वाली तस्वीर, वून हो, ह्यूनजिन और बोरा। बोरा की आंखें फटी रह जाती हैं जब यॉन्डू उस फोटो में वून हो की तरफ इशारा करके कहती है, वही है ह्यूनजिन, वही लड़का जिससे मैं बुटीक शॉप में पहली बार मिली थी और जिससे मुझे प्यार हो गया था। उस पल बोरा की दुनिया हिल जाती है। उसे सच्चाई का एहसास होता है। जिस लड़के से यॉन्डू को प्यार हुआ था वो ह्यूनजिन नहीं बल्कि वून हो था, लेकिन उस दिन वो ह्यूनजिन का ब्लेजर पहने हुए था, जिससे बोरा ने सब गलत समझ लिया। बोरा पूरे वक्त गलत लड़के पर नजर रखती रही। अब बोरा का दिल टूट जाता है। उसे याद आता है वो आखिरी ईमेल जो उसने यॉन्डू को लिखी थी, मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया है। लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि वे दोनों एक ही लड़के से प्यार करती हैं और खासकर यॉन्डू की हालत को देखते हुए, बोरा वो ईमेल डिलीट कर देती है, इससे पहले कि यॉन्डू उसे पढ़ सके। वो अपने दिल की बात अपनी सबसे प्यारी दोस्त यॉन्डू से कहना चाहती है, लेकिन उसी पल जब यॉन्डू सालों बाद स्वस्थ और खुश नजर आती है, बोरा अपना सच छुपाने का फैसला लेती है, भले ही इसका मतलब हो कि उसे खुद का दिल तोड़ना पड़े। अगले सीन में हम देखते हैं वुन हो एक सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा है। वो ना बोरा का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसकी जगह वहां आती है यॉन्डू। वुन हो थोड़ा निराश नजर आता है, फिर भी वो यॉन्डू के साथ बहुत विनम्र और सम्मानपूर्वक पेश आता है, क्योंकि वो जानता है कि यॉन्डू बोरा की सबसे करीबी दोस्त है। यॉन्डू वुन हो से कहती है कि बोरा को आज अपने पापा की कम्युनिटी फार्म हाउस में मदद करनी थी, इसलिए वो नहीं आ सकी। उस रात यॉन्डू खुश होकर बोरा को बताती है कि वून हो कितना प्यारा और ध्यान रखने वाला इंसान है। वो ये तक कहती है, तुम और ह्यूनजिन बहुत अच्छे लगते हो साथ में, क्यों ना हम एक डबल डेट पर चले कभी। अगले सीन में हम देखते हैं बोरा एक पीसीओ से वून हो को कॉल करती है। जैसे ही वून हो फोन उठाता है, वो कहता है, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। फिर वो बोरा से कहता है, 1 से 10 तक गिनो। जैसे ही बोरा गिनती पूरी करती है, वो अचानक उसके सामने आ खड़ा होता है, हाथ में एक मोबाइल फोन का डिब्बा जो उसने बोरा के लिए तोहफे में खरीदा था। लेकिन बोरा उस तोहफे को स्वीकार करने के बजाय वो भारी दिल से कहती है, मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करती, और वहां से चली जाती है। और वून हो चुपचाप उस मोबाइल फोन को हाथ में थामे खड़ा रह जाता है। बोरा को ये नहीं पता कि वुनहो ने उसके लिए एक खत लिखा था, एक ऐसा पत्र जो वो उसे कभी दे नहीं पाया। जैसे ही दृश्य बदलता है, हमें वुनहो की आवाज में उस पत्र की पंक्तियां सुनाई देती हैं। क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? तुम अपने पापा की दुकान से 18+ डीवीडी चुराकर निकाल रही थीं। मैंने तुम्हें ऊपर की शेल्फ से उसे उतारने में मदद की थी, और फिर तुम ऐसे भागीं जैसे पकड़ी ना जाओ। वहीं पहली बार मैंने तुम्हें देखा, फिर बस में, फिर स्कूल की नर्स रूम में, फिर ब्रॉडकास्टिंग क्लब में। मैंने नोटिस किया तुम हमेशा मुझे फॉलो कर रही थीं, और मैं सोचता रहा क्यों, पर मैं समझता रहा कि तुम्हें ह्यूनजिन पसंद है। जब भी तुम्हें उसके साथ देखता था, मेरा दिल टूट जाता था और मुझे जलन होती थी। पर उस स्कूल ट्रिप पर जब तुम नशे में थीं, तुमने मुझसे कुछ बहुत प्यारी बातें कही थीं। मुझे उम्मीद थी कि वो बातें सच थीं, लेकिन अगली सुबह तुमने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब मुझे पता है तुम भी वही महसूस करती थीं। और फिर वुनहो अपने पत्र में एक अहम सच बताता है, जल्द ही मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी वजह से बोरा, मुझे कोरिया से प्यार हो गया। तुमने इसे मेरे लिए घर जैसा बना दिया। ये सीन एक गहरी, दिल को छू लेने वाली सच्चाई के साथ समाप्त होता है। अगले दिन से हम देखते हैं कि बोरा वुनहो से दूरी बनाना शुरू कर देती है। वो जानबूझकर उसे इग्नोर करती है। वो वुनहो को यॉन्डू के करीब लाने की कोशिश करती है,
सिर्फ अपनी सबसे अच्छी दोस्त का दिल ना टूटे इस वजह से। एक दिन वुनहो को अपने वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट के लिए कुछ इक्विपमेंट की जरूरत होती है। मदद करते हुए योंडू कहती है, मेरे कुछ कनेक्शन है सियोल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में। वो बोरा से भी चलने को कहती है, ये कहते हुए कि इससे वुनहो और उससे साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। इसलिए चारों, बोरा, वुनहो, योंडू और ह्युनजिन, सियोल की एक दिन की ट्रिप पर निकलते हैं। योंडू सबको थीम पार्क के फ्री टिकट देती है, जो उसके अंकल ने दिलवाए। थीम पार्क में बोरा लगातार वुनहो से दूरी बनाए रखती है और जबरदस्ती ह्युनजिन के साथ समय बिताती है। जब रोलर कोस्टर की बारी आती है, योंडू अपनी हार्ट कंडीशन के कारण पीछे रह जाती है। बोरा और वुनहो साथ में राइड पर जाते हैं। राइड से पहले ह्युनजिन योंडू से कैजुअली कहता है, वुनहो को ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन फिर भी वो जा रहा है, सिर्फ बोरा के साथ होने के लिए। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को सच में पसंद करते हैं। राइड के दौरान वुनहो का चेहरा सफेद पड़ जाता है, वो घबराया हुआ होता है। बोरा चिंतित होकर पूछती है, जब डर लगता है तो आए क्यों? वुनहो जवाब देता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। और फिर अपनी हिम्मत जुटाकर तेज राइड के शोर में जोर से चिल्लाता है, बोरा, मुझे तुमसे प्यार है। राइड के बाद वुनहो बोरा से कहता है, मैं न्यूजीलैंड वापस जा रहा हूं। बोरा चौंक जाती है, लेकिन अपने जज्बात छुपाते हुए कहती है, अच्छा है, तुम्हें अपने छोटे भाई की भी याद आती होगी। वुनहो उसकी आंखों में देखता है, कुछ और सुनने की उम्मीद में। धीरे से पूछता है, क्या तुम खुश हो? बोरा नजरें चुराते हुए कहती है, हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। वुनहो दिल टूटने के बावजूद मुस्कुराता है, मुझे लगा था तुम दुखी होगी। खैर, शुक्रिया सब कुछ के लिए। बोरा आंसू रोकती है, खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। थीम पार्क से लौटते वक्त योंडू बोरा से धीरे से पूछती है, तुम वुनहो को पसंद करती हो ना? तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? बोरा कहती है, नहीं, वो तो बस एक गलतफहमी थी, बस उतना ही। योंडू नाराज होकर कहती है, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, सबकी तरफ से खुद ही फैसले ले लेती हो। अगर तुम्हें वो पसंद था तो तुम कह सकती थी, मैं पीछे हट जाती, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। बोरा उसे शांत करने की कोशिश करती है, योंडू ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, खासकर अब जब तुम इतनी बड़ी सर्जरी से गुजरी हो। योंडू आंखों में आंसू लिए कहती है, मैं बीमार हूं, लेकिन टूटी नहीं हूं। हर वक्त मुझे मरीज की तरह ट्रीट मत किया करो, मैं अभी भी तुम्हारी दोस्त हूं। उधर बोरा बार बार योंडू को कॉल कर रही होती है, लेकिन योंडू फोन नहीं उठाती। योंडू अकेली बैठी बोरा की पुरानी ईमेल्स पढ़ रही होती है, जो उसने यूएस में रहते हुए भेजी थीं। तभी उसे एक ईमेल दिखती है, जो पहले डिलीट हो चुकी थी और उसके अनरेड मेल बॉक्स में है। उस ईमेल में बोरा ने अपने दिल की बात लिखी थी, लगता है मैं प्यार में पड़ गई हूँ वुनहो के। ये पहली बार है जब मैंने किसी को ये बताया है। डर भी लग रहा है, लेकिन अच्छा भी। योंडू ईमेल पढ़ते पढ़ते रोने लगती है। उसे समझ आता है, बोरा ने कभी झूठ नहीं कहा, वो तो बस डरी हुई थी अपने दोस्त का दिल ना टूटे इसलिए। अगले दिन स्कूल में योंडू वुनहो के पास आती है। वो हल्की सी उदासी के साथ मुस्कुराते हुए कहती है, बोरा तुमसे प्यार करती है, सच में करती है। उसने बस मुझे ठेस ना पहुंचे इसलिए कुछ नहीं कहा। वो उस रात वुनहो बोरा की फैमिली की डीवीडी शॉप पर आता है, आखिरी बार उसे देखने की उम्मीद में। लेकिन दुकान बंद है। बोरा का छोटा भाई बीमार पड़ गया था और पूरा परिवार उसे लेकर अस्पताल गया हुआ था। अगले दिन स्कूल में योंडू अचानक बेहोश होने का नाटक करती है।
बोरा उसे नर्स के कमरे में ले जाती है। कमरे में योंदू हंसते हुए कहती है, मैंने नाटक किया था। योंदू उसका हाथ पकड़कर कहती है, उसके पास जाओ, वो आज जा रहा है। अभी स्टेशन जाओ, जल्दी। यूनजिन बोरा को अपनी बाइक पर स्टेशन ले जाता है। प्लेटफॉर्म पर बोरा वूनहो को ट्रेन में चढ़ने से पहले ढूंढ निकालती है। वो हाँफ रही है और रो रही है। माफ करना, मैंने तुमसे नजरें चुराईं, झूठ बोला। इसलिए नहीं कि मैं परवाह नहीं करती, बल्कि इसलिए कि मैं करती हूँ। वो बोरा को कस कर गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। वूनहो धीरे से कान में कहता है, मैं वापस आऊंगा, ये वादा है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि बोरा और वूनहो अपने स्कूल जीवन के दौरान ईमेल के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस बीच ह्यूनजिन और योंडू एक दूसरे के और करीब आते जाते हैं। समय के साथ वूनहो धीरे धीरे बोरा को पत्र या ईमेल भेजना बंद कर देता है। बोरा चुपचाप वूनहो के किसी भी संदेश या खबर का इंतजार करती रहती है, लेकिन कुछ नहीं आता। दिन महीनों में बदल जाते हैं, महीने सालों में। अब बोरा कॉलेज में है। योंदू अभी भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन बोरा अब तक वूनहो को भूल नहीं पाई है। वो आज भी अपने दिल में उसकी यादें को संजोए हुए है। एक दिन योंदू बोरा का ब्लाइंड डेट सेट करती है। लड़का मुस्कुराते हुए खुद को परिचय देता है। हाय, मैं वूनहो हूँ। उसकी आंखें भर आती हैं। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। फिर कहानी सालों आगे बढ़ जाती है। वर्तमान समय में साल 2019। बोरा अब एक परिपक्व महिला बन चुकी है। वक्त ने उसे बदल दिया है, लेकिन उसके दिल में वूनहो की यादें अब भी जिंदा है। वो अपने पेरेंट्स से मिलने सेउल जाती है। अटारी की सफाई करते हुए उसे पैकेट मिलता है, जो अमेरिका से आया था। पैकेट के अंदर 2 चीजें होती हैं, न्यूजीलैंड में आयोजित एक वीडियो और फोटोग्राफी प्रदर्शनी का टिकट, और वही पुरानी 18+ DVD जिससे उसकी और वूनहो की पहली मुलाकात की कहानी शुरू हुई थी। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि बोरा न्यूजीलैंड पहुंची है उस एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए। जैसे ही वो गैलरी में प्रवेश करती है, वो चौंक जाती है। सामने एक पुराना टेलीविजन सेट चल रहा है, जिसमें धुंधली सी रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। वह फुटेज देखती है और उसमें वह पुराने आड़ू के पेड़ को देखती है, वही पेड़ जो उसके और वूनहो की यादों का गवाह है। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ती है, वह एक स्लाइड देखती है जिस पर लिखा होता है, ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ माई लेट ब्रदर वूनहो। अंतिम स्लाइड देखकर बोरा स्तब्ध रह जाती है। उसके चेहरे पर एक गहरी चुप्पी और हैरानी छा जाती है। वहां उसकी मुलाकात एक युवक से होती है, अब बड़ा हो चुका वूनहो का छोटा भाई जोसेफ। वो बोरा से कहता है, घर बदलते समय मुझे भाई की चीजें मिली। 15 साल हो गए हैं भाई को गए हुए। मुझे लगा तुम्हें यह देखना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें यहां बुलाया था। बोरा उसका धन्यवाद करती है और कहती है, अब समझ आया कि वो वापस क्यों नहीं आया और उसने कभी मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया। बोरा कहती है, अब मैं उसे माफ कर सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। वूनहो का भाई जोसेफ कहता है, मैं तुम्हें नापसंद करता था। मुझे डर था कि वो मुझे छोड़कर वापस कोरिया जाएगा तुम्हारे पास, पर जब मैंने ये टेप्स देखी तो समझ गया कि वो तुमसे कितना प्यार करता था। तुम मेरे भाई की छोटी सी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। धन्यवाद इतने सालों तक उसे याद रखने के लिए। बोरा हल्की आवाज में जवाब देती है, मैं वूनहो को कैसे भूल सकती थी। कोरिया लौटने पर बोरा वो अपने पिता का पुराना DVD प्लेयर उठाती है, उसे चलाती है और उसमें वूनहो द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक टेप डालती है। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चलने लगती है, उनकी स्कूल की पुरानी यादें। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा छूती है
वो ये है कि लगभग हर सीन बोरा पर केंद्रित है। टेप के अंत में वून हो कैमरे के सामने आता है और एक आखिरी संदेश देता है। वो कैमरे में मुस्कुराते हुए कहता है, आज 1 जनवरी 2001 है, 21वीं सेंचुरी का पहला दिन। मैं आज सुबह जल्दी उठा और ये सिर्फ तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, बोरा। उम्मीद है कि जब तुम ये देख रही होगी, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं इस नई 21वीं सदी में। बोरा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। उसके दिल में वून हो की मोहब्बत की गहराई और इस विदाई की सच्चाई हम देख सकते हैं। लेकिन उसकी मुस्कान हमें ये बताती है, अब वो इंतजार नहीं कर रही। अब वो दुख में नहीं है। वो आभारी है उस प्यार के लिए जो सच्चा था, भले ही कुछ पल का ही क्यों न रहा। इन द एंड, मुझे पता है कि इस कहानी का अंत दुखद है, सुखद नहीं जिसकी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन शायद यही इस कहानी को इतना भावुक और खास बनाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां प्यार अक्सर स्वार्थ और दिखावे के पीछे छिपा होता है और दोस्ती कई बार जरूरत या सुविधा का रूप ले लेती है, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा जुड़ाव कैसा होता है। ये एक ऐसे प्यार को समर्पित है जो कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, एक निस्वार्थ, शांत और अटल प्रेम। एक ऐसा प्रेम जो भले ही समय में हमेशा न टिके, लेकिन यादों में हमेशा जीवित रहता है। ये फिल्म केवल 2 लोगों की कहानी नहीं है, ये उस एहसास को संजोती है जिसकी हम सबको तलाश होती है, किसी के द्वारा पूरी तरह से समझे जाने, याद रखे जाने और बिना शर्त अपनाए जाने की जादुई भावना। ये निसंदेह सच्चे प्रेम का एक खूबसूरत उदाहरण है, ऐसा प्रेम जो समय, दूरी और यहाँ तक कि जीवन के पार भी कायम रहता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई फिल्म की कहानी या ब्रेकडाउन अपलोड करूं, आपको तुरंत पता चल जाए। अगर आपके दिमाग में कोई फिल्म है तो उसका नाम और देश कमेंट्स में लिखिए। हो सकता है अगली कहानी उसी पर हो। आपका शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।